नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया के बारे में। दक्षिण एशिया से संबंधित एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। सी राजा मोहन ने इसे लिखा है और इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है कि दक्षिण एशिया बिजनेस के लिए खुला ज़रूर है, साथ ही साथ उन्होंने भारत को फोकस किया है क्योंकि भारत की अवस्थिति दक्षिण एशिया में है। दक्षिण एशिया में उन्होंने ये कहा है कि कैसे भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकती है और बनने के साथ साथ इसके मार्ग में कौन से अवरोध हैं, किन किन बिंदुओं पर हमें फोकस करना चाहिए। इसी से संबंधित ये आर्टिकल है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी देश, चाहे वो भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, वैश्विक स्तर पर अपनी कुछ बातों को लेकर के अपनी धाक जमा सकता है। जैसे उस देश का इतिहास क्या है, इतिहास के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक मजबूती कितनी है, उसकी सैन्य क्षमता कितनी है। जब हम सैन्य क्षमता की बात कर रहे हैं तो भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। इसी के साथ साथ हमारी कूटनीतिक पहल के अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितने बड़े इकोनॉमिक पावर हैं। तो विश्व के सभी देश अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कुछ स्थिति आप अमेरिका के बारे में देख सकते हैं और चीन के बारे में भी देख सकते हैं, रूस के बारे में भी आप कह सकते हैं। बहरहाल आज जो बात हो रही है भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की और इससे संबंधित पहलों के बारे में। तो यहाँ पर देखें, ये लिखा है सी राजा मोहन राइट्स साउथ एशिया नाउ ओपन टू बिजनेस। ये बिजनेस के लिए पूरा साउथ एशिया खुला हुआ है। ठीक बात है, खुला हुआ है, लेकिन इससे संबंधित जो बातें हैं उन्होंने ये कहा है अपने आर्टिकल में। मैं बार बार इसको कोट करूंगा कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। आईएमएफ का अनुमान यह भी है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2028 है उसमें भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है और ये अर्थात भारत जापान और जर्मनी दोनों को ये पछाड़ सकती है। तो यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं और इसी को आधार बनाते हुए सी राजा मोहन जी ने अपनी बातें रखी हैं। उनका ये कहना है कि भारत इस समय जो है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, अर्थात विश्व में 5वां स्थान है। यहाँ पर फर्स्ट अमेरिका है, सेकंड चीन है, थर्ड लेवल पे आता है जापान और जर्मनी, और इन्हीं दोनों को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अर्थात तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर बात की जा रही है जीडीपी में ये हो सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किस सेगमेंट की बात की जा रही है। क्या हम पीपीपी के आधार पर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं या जीडीपी के आधार पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है जीडीपी के आधार पर हम हो सकते हैं। साथ ही साथ भारत को ये कहा गया है कि कुछ आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं क्या हैं? तो बेहतर सहयोग बढ़ाने की। बेहतर सहयोग किससे बढ़ाना है और किस क्षेत्र में बढ़ाना है? तो उनका ये कहना है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन देशों के साथ भारत को अपने सहयोग को बढ़ाना होगा और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि इन देशों में हमारे व्यापार की कितनी संभावनाएं हैं, हमारे टकराव कौन से हैं, हमारी जो दूरियां हैं या संबंधों में जो गैप हैं उन गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है, आप इसे अर्थव्यवस्था से जोड़ करके देखेंगे। अब यहाँ पर जब दक्षिण एशिया की बात हो रही है तो दक्षिण एशिया में देखिए, एशिया का दक्षिणी भाग जब हम बात कर रहे हैं तो एशिया का मैप देखेंगे, पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे, उसमें एशिया दिखाई देगा। एशिया में जो एशिया का दक्षिणी हिस्सा है उसको दक्षिण एशिया कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं इनको देख लेते हैं। उससे पहले ये दक्षिण एशिया परिभाषित कैसे होता है? तो यहाँ पर दक्षिण एशिया परिभाषित भौगोलिक और जातीय सांस्कृतिक जुड़ाव है, समानता है, उसके आधार पर इसे परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर देखें, यहाँ अफगानिस्तान आपको दिखेगा। कई जगह मैंने कई बार वीडियो में ये बताया है कि जो अफगानिस्तान है इसे मध्य एशिया का देश कहा जाता है, लेकिन मध्य एशिया का नहीं है, इसे दक्षिण एशिया का देश कहा जाता है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि भारत है, हमारा प्यारा भारत, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और ये द्वीपों का देश मालदीव है। इन सबको मिलाकर के दक्षिण एशिया कहा जाता है या दक्षिण एशिया के देश कहे जाते हैं। दक्षिण एशिया के जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में भारत का दृष्टिकोण है, उन दृष्टिकोण को समझना जरूरी है जो सी राजा मोहन कह रहे हैं उसी के आधार पर। तो यहाँ पर देखें, दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाना जरूरी है, ये भारत का दृष्टिकोण है और बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास भारत करता है। अब ये देखना होगा कि क्या बाकी देश भी भारत का सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं।
है। निवेश प्रवाह सुनिश्चित करना, ये भी भारत का दृष्टिकोण है कि हम निवेश के प्रवाह को सुनिश्चित करें, और निवेश बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है उस देश में रोजगार सृजन होगा और उस देश की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो पीसीआई अपने आप बढ़ेगी, अर्थात पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय परिवहन को भी हमें बढ़ाना है, और क्षेत्रीय परिवहन को बढ़ाने के लिए जब हम एशिया की बात कर रहे हैं, उसमें भी दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं, तो BBIN नामक पहल भी भारत ने किया है। यहाँ पर भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, ये पहल किया गया है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो। हालांकि भूटान ने इस पर अभी सिग्नेचर नहीं किया है, उसके बारे में सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये कनेक्टिविटी से संबंधित जो कार्य भारत के द्वारा किया जा रहा है वो इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। संचार लिंक को बढ़ावा देना, यह भी कार्य भारत का दृष्टिकोण है कि हम ऐसा करके और आर्थिक विकास को, केवल भारत को इससे लाभ नहीं होगा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को लाभ होगा, भारत का ये दृष्टिकोण है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हालांकि जब सागर की बात करते हैं तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की बात होती है इस दिशा में, और इससे कोरिलेट करके हम देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा है सहयोग के लिए कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं, किसके द्वारा? भारत के द्वारा बात की जा रही है, क्योंकि भारत के आर्थिक विकास की बात की जा रही है। यहाँ पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहते हैं, और सार्क के साथ साथ भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी अपनाया है, अर्थात पड़ोसी पहले की नीति। अब पड़ोसी पहले की नीति अपनाने के पीछे भारत का अपना कारण है। आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं पर भी रह रहे हैं, आपके आसपास में अगर शांति नहीं है तो आप भी शांत नहीं रह सकते। ये अलग बात है कि आप अपनी चारदीवारी बहुत मजबूत कर लें, लेकिन देशों के संदर्भ में जब इसकी बात आती है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हमारे आसपास के देश विकास करें, वहाँ पर स्थायित्व हो, और उस स्थायित्व से हम आर्थिक विकास मिलकर के कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भारत ने ये कहा कि हम सबसे पहले जो पड़ोसी देश हैं उन पर ध्यान देंगे, और जब वो अस्थायित्व, वहाँ पर अस्थायित्व सुनिश्चित होगा, शासन व्यवस्था रहेगी, अस्थायी शासन व्यवस्था रहेगी, आर्थिक नीतियों में एकरूपता रहेगी, जो विचार हैं समान विचारधारा रहेंगे, तो आर्थिक विकास होगा ही होगा, क्योंकि अस्थायित्व सुनिश्चित होगा। तो इसके लिए ये कहा गया है कि जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, इस दिशा में भारत ने पहले भी पहल किया था। इसे द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1985 में किया गया था। अब ये जो संगठन है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की, इसका जो उद्देश्य रहा है, मतलब जिस सिद्धांत पर यह काम करता है कि संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान इसमें सहयोग नहीं किया, और पाकिस्तान के सहयोग नहीं करने का मतलब यह है कि ये संगठन जिस दिशा में कार्य करना चाहिए था और जो यहाँ पर सहयोग होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। संप्रभुता का यहाँ पर उल्लंघन होता है जब पाक प्रायोजित आतंकवाद भारत में दिखता है, तो इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिले। इस वजह से ये अपने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाया। भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया, और ये देख रहे हैं सार्क के ये सदस्य देश हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और जो प्रयास की बात है, और क्या भारत की नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है इस दिशा में कारगर हो सकती है या नहीं हो सकती है, एक बार इसको समझ लेने से हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या करता है? विकास सहायता करता है। किसके बीच? देशों के मध्य विकास की सहायता की बात करता है। जो हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं, हम उनको सहायता करें, और उनके आर्थिक विकास में भी हमारा विकास निश्चित है, हमारा विकास निहित है। तो इसके लिए भारत सरकार ने बजटीय आवंटन भी किया है। ये 2022-23 का जो बजट है, इसी में इतने मिलियन भारतीय रुपए में ये बजटीय आवंटन किया गया, ताकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, न केवल पड़ोसी देश बल्कि दूरस्थ पड़ोसी देश भी हैं, जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, उन सभी देशों में विकास सहायता को बढ़ावा दिया जा सके और इसके माध्यम से स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। स्वाभाविक सी बात है कि ये भारत की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर जो सी राजा मोहन कहते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत ने अपनाया, और भारत
का जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये न केवल पड़ोसी देशों में बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में जहां तक हमने वैक्सीन पहुंचाया है उन सभी देशों में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। भारत की स्थिति मजबूत होने की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर सीधा सीधा मेरा मतलब ये है पाकिस्तान और चीन, खास करके चीन के मुकाबले भारत की स्थिति वहां पर मजबूत हुई है। पाकिस्तान की खस्ता हालत तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत ने फ्री वैक्सीन देने की कोशिश की है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भारत है अपने प्लेन से वैक्सीन पहुँचा रहा है और विश्व के अलग अलग देशों में उन देशों के नाम है मोरक्को है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, इन सभी देशों में वैक्सीन पहुँचाने का काम किया है भारत ने। स्वाभाविक सी बात है कि इस वैक्सीन की पहुंच के माध्यम से उन देशों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति समस्याएं देखी जा रही थी कोविड-19 को लेकर के और जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है उससे भारत की पहुंच और भारत की जो स्थिति है मजबूत हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया पड़ोसी प्रथम की नीति के हिस्से के रूप में इसे किया गया है। न केवल पड़ोसी देशों बल्कि अन्य देशों में भी इसकी पहुँच बढ़ी है। जैसे यहाँ पर ब्राज़ील हो गया, आप मॉरिशस भी कह सकते हैं, यहाँ पर अन्य देशों की बात कर सकते हैं जैसे मोरक्को, यहाँ तक भारत ने वैक्सीन पहुँचाया। तो कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि भारत ने इस दिशा में पहल किया है जिससे न केवल पड़ोसी देश अन्य देशों के साथ भी हमारे संबंध बेहतर होंगे। दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को समझना ज़रूरी है। जब आप किसी भी समस्या की बात करते हैं या समाधान की बात करते हैं तो समाधान बेहतर तभी हो सकता है जब आप उस समस्या के सभी पहलुओं को समझते हैं। तो आर्थिक विकास की बात हो रही है तो हमारे सामने चुनौतियां हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कम अंतर क्षेत्रीय व्यापार। अब दो देशों के बीच में है, चाहे आप यहाँ पर इंडिया की बात कर लीजिए या चाइना की बात कर लीजिए या फिर नेपाल की बात कर लीजिए, भूटान की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, किसी भी देश की बात कर लीजिए, जब इन देशों में क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा तब जाकर के हमारी स्थिति मजबूत होगी। हम क्षेत्रीय व्यापार ही कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है केवल अगर दक्षिण एशिया की बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो विश्व व्यापार होता है उस व्यापार का केवल 5% आपस में इन देशों का व्यापार होता है। स्वाभाविक सी बात है कि यह आंकड़ा बहुत कम है। इस आंकड़े को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि आपसी विश्वास की कमी है। हम समझौते नहीं कर पा रहे, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी अपनी समस्याएं हैं क्योंकि उससे राउंड ट्रिपिंग भी होती है। न केवल राउंड ट्रिपिंग बल्कि भारत का जो घरेलू बाजार है वो प्रभावित होता है। तो घरेलू बाजार को भी बचाना है और हमें अपनी आर्थिक प्रगति भी करनी है। आर्थिक प्रगति तभी होगी जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत करना होगा। भारत सरकार इस दिशा में पहल की है। बहरहाल दक्षिण एशिया में जब हम बात कर रहे हैं बाहरी प्रभाव, जो दक्षिण एशिया के देश आपने देख लिए उन देशों को अब इमेजिन करिए और यहाँ पर देखिए कि जो छोटे देश हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। बार्गेनिंग पावर बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप मेरी मदद नहीं किए तो मैं उसके साथ चला जाऊँगा। तो चला जाऊँगा का मतलब क्या है, यहीं पर आप देख लीजिए। यहाँ थोड़े समय के लिए मान लेते हैं श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है, एक छोटा द्वीपीय देश है। इसने ये कहा कि भैया हमारे पास दो विकल्प हैं। दो विकल्प कैसे हैं, एक भारत है और दूसरा यहाँ पर चीन है। अगर भारत ने वादा किया कि हम आपके यहाँ विकास के लिए मदद करेंगे, अवसंरचना विकास करेंगे, भारत नहीं कर पाया समय पे, अब ये कहा कि भैया आप नहीं कर रहे हैं तो मैं चीन से मदद ले रहा हूँ, यानी कि इसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। बढ़ने का कारण ये है कि इसका लोकेशन या इसकी भौगोलिक अवस्थिति, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दे रही है। स्वाभाविक सी बात है, आप सोचिए कि अगर इस तरह की स्थिति भारत के सामने आती है तो भारत के लिए निसंदेह चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है और वाकई में श्रीलंका में भारत के लिए चुनौती है चीन की उपस्थिति। तो यहाँ बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। साथ ही साथ बाहरी शक्तियों का घनिष्ठ संबंध हो रहा है। किससे? श्रीलंका का संबंध है चीन के साथ।
हम्बनटोटा बंदरगाह की बात कर लीजिए, 99 वर्ष के लिए ये लीज पर ले चुका है, उसकी उपस्थिति है, भारत का सुरक्षा खतरा वहाँ से बढ़ता है। साथ ही साथ अन्य देशों की बात करें, बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश में भी चीन की पकड़ मजबूत हो रही है और लगातार वो प्रयास कर रहा है। मालदीव में भी ऐसा ही कर रहा था, हालांकि मालदीव अब हमारे पक्ष में है और स्थितियां वहां पर सामान्य है। नेपाल की बात कर लीजिए, नेपाल के साथ भी यही देखा जा रहा है। पाकिस्तान की बात कर लीजिए, सीपीईसी चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भारत की टेरिटरी से होकर के जाता है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, लगातार बाहरी देशों का, अर्थात जो साउथ एशिया में नहीं है, चीन को साउथ एशिया में काउंट नहीं किया जाता है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर इनका हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जिससे भारत की जो स्थिति है वहाँ कमज़ोर हो रही है। उद्देश्य ये है कि भारत है उसको प्रतिसंतुलित किया जाए। प्रतिसंतुलित करने के बाद पहले की स्थिति को समझें तो भारत पहले बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित था। सवाल ये उठता है कि बिग ब्रदर सिंड्रोम किसे कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए उसने किसी व्यक्ति ने आपको स्वीकार नहीं किया कि आप उसके बड़े भाई हैं, भले ही आप उससे उम्र में बड़े हैं, आपका पड़ोसी है, फिर भी उसने आपको वो दर्जा नहीं दिया और आप कह रहे हैं अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आप बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित हैं और वही स्थिति कुछ भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। भारत जब परमाणु परीक्षण कर लिया तो जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनको इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ गई कि भारत तो कभी भी हमें अपने कब्जे में ले सकता है। भारत ने हालांकि घोषित कर दिया, ये कहा कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन देशों में डर था और इसलिए भारत को प्रतिसंतुलित करने के लिए वो चीन के पास चले जाते हैं और चीन चेकबुक पॉलिसी या ऋण जाल के माध्यम से इन देशों को फंसा करके और अपने पक्ष में करना चाहता है, जैसा कि हमने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के मामले में देखा। तो ये स्थिति हमने देख ली। बाहरी शक्तियों का घनिष्ठ संबंध, भारत को प्रतिसंतुलित करने की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। चीन लगातार इन देशों में अपनी दिलचस्पी भी दिखा रहा है, जैसे दक्षिण एशियाई देशों के साथ साथ जो हिंद महासागर है या इंडियन ओशन, उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। मजबूत करने का कारण भी है और आधार भी है और उसके पास इसको पूरा करने के लिए पावर भी है, इकोनॉमिक पावर है। हम बात कर रहे हैं BRI परियोजना की, बेल्ट एंड रोड, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे OBOR परियोजना भी कहा जाता है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना। तो इसके बारे में आपने समझ लिया। इन बातों को समझने के साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो क्या कहते हैं। तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय विवाद ज़्यादा है। आप भारत और पाक की बात कर लीजिए, भारत पाक विवाद ये शुरू से ही चल रहा है, अर्थात दोनों देशों का ओरिजिन हुआ तभी से ये चल रहा है। इसके साथ नेपाल का भी विवाद है। हम बांग्लादेश की भी बात कर सकते हैं, बांग्लादेश के साथ भी हमारा विवाद है। हालांकि कुछ विवादों को हमने सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी ये ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ विवाद ऐसे हैं जैसे सुलझाना है। भले ही हमारे भूटान के साथ संबंध बेहतर हैं, मित्रवत संबंध है, लेकिन कहीं कहीं पर विवाद देखने को मिलते हैं। कुछ अन्य देशों की बात कर लें जो यहाँ से अलग हैं, अर्थात दक्षिण एशिया से अलग हैं। म्यांमार के साथ भी हमारा विवाद है। श्रीलंका के साथ विवाद तो है ही। वहीं पर आप इन सभी देशों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ हमारा विवाद है और चीन के साथ, हालांकि इसमें साउथ एशिया में वो नहीं आता, फिर भी चीन के साथ अगर विवाद में हम उलझ रहे हैं तो हमारा आर्थिक विकास प्रभावित होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन क्षेत्रीय विवादों को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं कि ये मुद्दे हैं जिनका समाधान होना चाहिए। चुनौती की बात की जाए तो क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि इससे प्रभावित होती है। ये चुनौती हमारे सामने है। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता अगर नहीं हो, अस्थिरता रहेगी तो इसका मतलब यह है कि हमारा विकास प्रभावित होगा। श्रीलंका संकट की बात कर लिया जाए, अफगानिस्तान की बात कर लिया जाए। अफगानिस्तान में आपको पता है कि 2021 में वहाँ पर तालिबान शासन आ गया और तालिबानी शासन आने का मतलब यह है कि अब वहां पर उसके तरीके से शासन व्यवस्था चलती है। भारत जो पहले वहां पर निर्वाचित सरकार थी, उसके साथ जो भारत के संबंध थे वो भारत के फेवर में थे। अभी ये संबंध चीन के पक्ष में जा रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है, अर्थात हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्रीलंका संकट, अभी आपने देखा कि वहाँ पर इतनी बड़ी क्राइसिस थी, क्राइसिस के बावजूद भारत ने मदद किया और श्रीलंका भारतीय रुपये को स्वीकार किया कि वहाँ पर भारतीय रुपये का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी ये चीन के पक्ष में है।
ठीक है। उच्च मुद्रास्फीति इन देशों में देखा गया। उच्च मुद्रास्फीति खास करके श्रीलंका की बात कर लीजिए, अभी कुछ दिन पहले आप पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से यह विदेशों से जो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं थी उनको आयात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समस्या यहाँ पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, और जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी कारणवश से, जैसे हमने कोविड-19 की बात की, कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई थी। अब क्या स्थिति है, तो कोविड-19 के बाद जैसे ही स्थिति सुधरी 2022 से आप देख रहे हैं कि लगातार रूस और यूक्रेन, लगभग संभवतः 2022 ही है, रूस और यूक्रेन की बात की जा रही है, ये युद्ध लगातार चल रहा है। और इसकी वजह से जो खाद्यान्न आपूर्ति है, यहाँ पर खाद्यान्न आपूर्ति ये बाधित हुई है। तो यहाँ केवल इसी की बात नहीं की जा रही है, अन्य क्षेत्रों में भी आपूर्ति बाधित हुई है। इससे मूल्य श्रृंखला के कम योगदान की बात की जा रही है। कहाँ पर, तो जो पूर्वी एशिया है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अर्थात जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें दक्षिण एशिया कम योगदान कर रहा है। ये योगदान कैसे बढ़ेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब प्रोडक्शन होगा। बहुत कम एकीकृत और प्रबंधन यहाँ पर नीति है, अर्थात पूरे दक्षिण एशिया की बात की जा रही है। इनकी उत्पादकता भी कम है, अर्थात उत्पादन हम कर ही नहीं रहे हैं, जो विश्व को चाहिए वैसी वस्तुएं हम बना ही नहीं रहे हैं, तो हम निर्यात क्या करेंगे, स्वाभाविक सी बात है हमें आयात करना पड़ेगा। आयात करने का मतलब यह है कि हमारी जो जीडीपी है वहाँ पर प्रभाव होगा, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन करेंसी रिजर्व आप कह सकते हैं, उस पर भी प्रभाव, फॉरेक्स कहते हैं, उस पर भी प्रभाव होगा। निर्यात भी बेहद कम है, जो मैंने अभी बात कर लिया। यहाँ पर देखें, इसके मुकाबले ये कहा जा रहा है जो पूर्वी एशिया है वहाँ पर ये स्थिति बेहतर है, वहाँ पर निर्यात भी बेहतर है और उसके साथ साथ जो मूल्य श्रृंखला है उसमें योगदान भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी बेहतर हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, यहाँ पर चीन की बात कर लीजिए, मंगोलिया की बात कर लीजिए, ये जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग और जापान की बात कर लीजिए। यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, इनका आयकर भी कम है, जिसकी वजह से इनका निर्यात भी बढ़ता है, इनकी वस्तुओं के मूल्य भी कम हैं। तो इन बातों को समझने के साथ अब बात ये आती है कि दक्षिण एशिया के विकास के लिए भारत की भूमिका क्या है। तो क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, सबसे पहले भारत को ये काम करना पड़ेगा। तो भारत क्या कर सकता है, क्षेत्रीय व्यापार, कनेक्टिविटी और निवेश का लाभ ले सकता है, और जब इससे संबंधित नीतियां बनाएगा और इस दिशा में पहल करेगा तब इसका लाभ ले सकता है। दूसरी बात, गेम चेंजर की भूमिका भारत को निभाना होगा और इसके लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौतों को मजबूत करना होगा, जिसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पर संक्षेप में समझिए, इसकी टेक्निकलिटी में ना जा करके आप ऐसे समझिए कि 99% जो वस्तुएं होती हैं उनको हम शुल्क मुक्त व्यापार, शुल्क मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, वो डिपेंड करता है कि समझौता कैसा है, ये बढ़ जाती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये करना होगा, और इससे क्या होगा कि उत्पादन बढ़ेगा सभी देशों के मध्य, मतलब साउथ एशिया के देशों के मध्य। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आर्थिक ऊर्जा को हमें प्रेरित करना होगा, अंतर क्षेत्रीय जो खाद्य व्यापार है इन बाधाओं को कम करना होगा, ताकि हम सबसे पहले खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रह सकें, खाद्यान्न आपूर्ति हमारी प्रभावित न हो, और जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो आर्थिक ऊर्जा के क्षेत्र में हम अपनी पहल तेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला है उसे हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि किसी भी देश को किसी भी वस्तु की वजह से या आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की वजह से उसका विकास प्रभावित ना हो, उसका उत्पादन प्रभावित ना हो। कुछ और बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिकी ब्लूप्रिंट की बात कर लें। और पारिस्थितिकी ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, आपके मन में कोई विचार है, कोई आइडिया है, उस आइडिया को आपने पेन और पेपर के माध्यम से कॉपी पर उतार दिया, ठीक है, मतलब पेपर पर आपने उतार दिया, उसको हम कह रहे हैं कि ये ब्लूप्रिंट है। या फिर आपने कंप्यूटर में उसे लिखित रूप में आपने दे दिया या लिखित फॉर्मेट में दे दिया,
उसे हम कह रहे हैं ये ब्लूप्रिंट है। तो पारिस्थितिकी से संबंधित यहाँ पर शब्द देखिए, कहा जा रहा है पारिस्थितिकी ब्लूप्रिंट प्रदान करना। ये कौन प्रदान करेगा? भारत को प्रदान करने की बात की जा रही है। मतलब भारत के द्वारा दक्षिण एशिया के देशों को प्रदान करने की बात कही जा रही है कि उन्हें प्रदान करना चाहिए, ताकि यह जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है या पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति देखी जा रही है, जैव विविधता का ह्रास देखा जा रहा है, उसको रोका जा सके। सब कुछ आपके पास लिखित रूप में हो। मैंने मौखिक कह दिया कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको कुछ दिन याद रहा, आप भूल गए, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जब ब्लूप्रिंट प्रदान किया जाएगा जैव विविधता की सुरक्षा से संबंधित, जलवायु संकट पर प्रतिक्रिया से संबंधित, तो ये स्थिति बेहतर हो सकती है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि भारत को पारिस्थितिकी ब्लूप्रिंट प्रदान करना चाहिए, दक्षिण एशियाई देशों को इससे लाभ होगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इसमें आवश्यकता है किस चीज़ की? संबंधों को स्वीकारने की। किस संबंधों को स्वीकारने की? जो एशियाई देश हैं और यहाँ पर प्रभावी शासन और सतत विकास, ये तभी हो सकता है जब ये किया जाएगा। तब हम एक गाइडलाइन के तौर पर कह रहे हैं कि ये दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, जैसे क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, भविष्य के लिए सुनिश्चित करना, और इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि हम आर्थिक ब्लॉक बना सकते हैं। आर्थिक ब्लॉक का मतलब क्या है? मान लीजिए कि जब हम खाद्य ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्थिक ब्लॉक बनाने की बात हो रही है, और आर्थिक ब्लॉक के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि खाद्य बैंक की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। सार्क के तहत 2007 में एक खाद्य ब्लॉक बनाने की बात हुई। खाद्य ब्लॉक का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिजर्व करना। रिजर्व के तहत, अर्थात इसका सीधा सीधा सा मतलब है खाद्यान्नों का एक रिजर्व होगा, रख रखाव सभी राष्ट्र या सभी सदस्य देश मिलकर के करेंगे। और ये कैसे होगा? जो देश है अर्थात सदस्य देश है, उसके जो आकलित हिस्सा है कि इतने उसके खाद्यान्न की आवश्यकता है, जैसे गेहूं की बात करें या चावल की बात कर लें या दोनों ही हो सकता है, तो ये किया जा सकता है ताकि खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हर देश, जैसे भारत की ही बात करें तो एफसीआई है, उसको किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, उसे सुरक्षित रखता है ताकि जो दुर्भिक्ष के दिन हैं या कोई ऐसी आपदा है तो उस समय प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि सार्क खाद्य बैंक की जो क्षमता है उसे हम और बढ़ा सकते हैं, आर्थिक ब्लॉक बना सकते हैं। वर्तमान में जो इसकी क्षमता है, ये कहा जा रहा है कि इतने मेट्रिक टन से कम है, इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इस क्षेत्र के देशों में इस तरह का संकट ना आए जैसा कि हमने पाकिस्तान में देखा। और साथ ही साथ आटे की हमने देखी कि 10 केजी आटा वहाँ पर 1000 रुपये, ऐसे ऐसे कुछ खबरें आ रही थी कि 1000 रुपये मिल रहा है, जो चिकन है, मीट है, इत्यादि इत्यादि बातें। वहीं हमने श्रीलंका में देख लिया कि खाद्यान्न कीमतें वो आसमान छू रही हैं, वहाँ पर लोग परेशान हैं इत्यादि। तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी से संबंधित जब हम बात कर रहे हैं उप क्षेत्रीय पहल को बढ़ावा देना, उप क्षेत्रीय पहल कौन सा है? जो क्षेत्रीय पहल है वो बिम्स्टेक की बात कर लीजिए। भारत बिम्स्टेक और जैसी जो उप क्षेत्रीय पहल है उनकी क्षमता को और बढ़ा सकता है। जब हम बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा सा फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसे आप अंतर सरकारी संगठन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सरकारें सदस्य के रूप में भागीदार हैं। तो इससे क्या होगा? सीमा व्यापार को बढ़ेगा। भारत की जो क्षेत्रीय भागीदारी है इससे और बढ़ सकता है। परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ सकती हैं। जो क्षेत्रीय संवाद है, क्षेत्रीय संवाद है, वो बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ जो आवश्यक सहायता है उसको प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो भारत को लाभ होगा, भारत की क्षेत्रीय स्थिति इससे मजबूत होगी जब यहाँ पर बात होगी बिम्स्टेक की। और बिम्स्टेक में केवल ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं वही देश नहीं हैं, बल्कि 2 यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी हैं। तो यहाँ पर बात करें चीन के मुकाबले अगर ये स्थिति मजबूत होती है, बिम्स्टेक और बेहतर ढंग से काम करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे भारत की जो रणनीतिक मजबूती है इन देशों के साथ वो और गहरी होगी और मजबूत होगी। और भारत जो लगातार चीन की पहुंच या चीन की स्थिति इन देशों में मजबूत हो रही है उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एक्शन लेने का मतलब ये है अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उस पर दक्षिण एशिया की आवाज़ बनना। आवाज़ कौन उठा सकता है? नेता उठा सकता है। और नेता के आवाज़ उठाने का मतलब यह है कि आपने यह मान लिया है कि यह देश हमारे अगुआ के रूप में काम कर रहा है। और जब अगुआ के रूप में काम कर रहा है अर्थात भारत काम कर रहा है, तो भारत के नेतृत्व को ये देश स्वीकार कर लेंगे। और जैसे ही नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे, एक साइकोलॉजिकली दबाव इन देशों पर पड़ेगा।
और वहाँ पर भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है सी राजा मोहन के द्वारा कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंच हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, अलग अलग जितने भी मंच हैं, उन मंचों पर दक्षिण एशिया के देशों की आवाज़ बन करके भारत को काम करना चाहिए। इनसे संबंधित जो आवाज़ हैं उन पर आवाज़ उठाना चाहिए, इनसे संबंधित मुद्दों को रखना चाहिए, दक्षिण एशियाई देश और उनसे संबंधित उनके जो हित हैं उन सभी मुद्दों को। सुरक्षित क्षेत्रीय वातावरण का भी निर्माण करना चाहिए जिससे इन देशों में विश्वास बहाली हो। इससे भारत को लाभ ये होगा कि महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य को अपना पूरा कर सकता है और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था GDP के मामले में हो सकता है। अब बात ये आती है, ये सारी बातें तो हमने देख लिया, समझ लिया, लेकिन आगे की राह है, अर्थात हमें और क्या करने की ज़रूरत है। तो मौजूदा संघों को मजबूत करना, जितने भी संघ है जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, हम इसको मजबूत कर सकते हैं। घरेलू भावनाओं को आर्थिक तर्क से अलग रखना। जैसे घरेलू भावनाएं क्या हैं? चीन के खिलाफ, जैसे थोड़े समय के लिए सोचिए कि भारत ने चीन के 59 जो मोबाइल ऐप थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के लिए ये कहा गया कि भारत भावनाओं में आकर के कर दिया है ऐसा, जबकि भारत ने अपनी संप्रभुता को लेकर के किया था। ये बात ठीक है, लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो सरकार पर जनता का दबाव बढ़ जाता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात आती है, पाकिस्तान से अगर कोई प्रायोजित आतंकवाद की घटना होती है तो तुरंत वहीं पर बात आ जाती है कि भारत को ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान से आर्थिक और जितने भी संबंध है खत्म कर लेना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि पाकिस्तान से हमारे भले ही, या पाकिस्तान को हम शत्रु देश भले ही मानते हैं, लेकिन भारत का व्यापार पाकिस्तान से होता है, हम आयात निर्यात करते हैं, तो उन वस्तुओं का आयात निर्यात प्रभावित हो जाएगा। अर्थात जो यहाँ पर घरेलू भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं, उन मुद्दों पर जो आर्थिक मुद्दे हैं वो, अर्थात ये मुद्दे इन मुद्दों पर हावी हो जा रहे हैं। इससे हमारा आर्थिक विकास बाधित होता है। तो ये कहा जा रहा है घरेलू भावनाओं को आर्थिक तर्क से हमें अलग रखने की ज़रूरत है। चिंताओं के समाधान के लिए हमें कूटनीतिक पहल करना होगा, कूटनीति में शामिल होना होगा, और उसके लिए जो वैश्विक मंच हैं, क्षेत्रीय मंच हैं, उसमें भारत की मजबूत पकड़ होनी चाहिए, भारत की उपस्थिति होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है आर्थिक एकीकरण की संभावनाओं, जो शंकाएं हैं उन सभी शंकाओं का समाधान करना चाहिए कि अगर कोई आर्थिक एकीकरण से संबंधित बाधा हमें दिख रही है तो उस शंका का हमें समाधान करना चाहिए, अर्थात भारत को करना चाहिए। आत्मनिर्भर दक्षिण एशिया की ओर हमें कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं जिससे अन्य देशों से हम आयात करते हैं ग्लोबल मार्केट से, उसको हम कम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, मुक्त पारगमन हम सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपूर्ति रसद श्रृंखलाओं का विकास कर सकते हैं जिससे जो खाद्यान्न है वो न प्रभावित हो। डिजिटल डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ एकल खिड़की और डिजिटल निकास प्रणाली भी हम स्थापित कर सकते हैं, इसे सुनिश्चित कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। और जोखिम अगर कहीं पर लग रहा है तो उस जोखिम का मूल्यांकन कर सकते हैं, और मूल्यांकन के माध्यम से जब हमारे पास डेटा होगा तो हम उसका न्यूनीकरण कर सकते हैं या न्यूनीकरण से संबंधित उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रेडिट की व्यापार लाइनों का व्यापक उपयोग होना चाहिए। क्रेडिट की व्यापार लाइन, जैसे मान लीजिए कि लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने किसी देश को दे दिया, यहाँ पर बात कर रहे हैं श्रीलंका की, ये इंडिया है, यहाँ पर श्रीलंका है। भारत ने ये कहा कि भैया आप इतना ले लो, इतना व्यापार, इतने से इतने के बीच में आप व्यापार कर सकते हो, तो ये हमें बढ़ाना होगा। जो सघन कनेक्टिविटी है वो मजबूत करना चाहिए। सुचारू सीमा पार निरीक्षण भी हमें करना चाहिए ताकि इससे अगर सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं तो उन सुरक्षा चिंताओं का समाधान हम कर सकें। साथ ही पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, निरंतर सौहार्द और स्थिरता बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक समानता है उनको प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे भारत और पाकिस्तान में सांस्कृतिक समानता है, बहुत से ऐसे देश हैं जैसे नेपाल की बात कर सकते हैं, भूटान की बात कर सकते हैं, सांस्कृतिक समानता देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हम इसको प्राथमिकता दे सकते हैं। और ये हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी भी है, जैसे बौद्ध धर्म को सॉफ्ट पावर पॉलिसी के रूप में भारत सरकार इस्तेमाल करती है। जो समग्र विकास के लिए बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएं हैं उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको तो पूरा करें ही, साथ ही साथ अगर हम किसी देश के साथ वादा कर रहे हैं कि हम आपके यहाँ इस अवसंरचना विकास को बढ़ावा देंगे तो उस अवसंरचना विकास को समय पर
पूरा करके देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की पहुंच वहां तक न हो और पाकिस्तान जो चेक बुक पॉलिसी है उसका प्रयोग न कर सके। तो इससे संबंधित जो सी राजा मोहन ने इस आर्टिकल में सारी बातें बताई थी, उन सभी बातों को हमने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आपसे ज़रूर कहूँगा कि एक बार अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और इस सेशन को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।